Well, hello friends, welcome back to my YouTube channel Commerce and V. Today we are going to cover two topics. The first one is objectives of financial management and the second is organization of finance function. About पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। ऑब्जेक्टिव होता क्या है? ऑब्जेक्टिव एक फ्रेमवर्क होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजंस लिए जाते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजंस। और एक टॉप मैनेजमेंट का काम होता है कि वो इस ऑब्जेक्टिव को ले डाउन करे, गोल को ले डाउन करे ताकि बिजनेस अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। तो पहला हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से हम क्या समझेंगे? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब है कि हमें ऐसे फाइनेंशियल डिसीजंस लेने चाहिए जिनमें हम ऐसी एसेट्स को सिलेक्ट करें, ऐसे प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करें, ऐसे डिसीजंस हम लें जिनसे हमें प्रॉफिट हो, और ऐसे डिसीजंस, ऐसी एसेट्स को हम रिजेक्ट कर दें, अवॉइड करें जिनसे हमें प्रॉफिट ना हो रहा हो। मतलब हमें ऐसी एक्टिविटीज़ को सिलेक्ट करना है जो हमें प्रॉफिट दे रही हैं, जिनसे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है, और उन सभी एक्टिविटीज़ को हमें अवॉइड करना है जिससे हमारा प्रॉफिट डिक्रीज़ हो रहा है। अब इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव के क्या एडवांटेज हैं? सबसे पहले इट हेल्प्स टू मेज़र द परफॉर्मेंस। बिल्कुल ठीक बात कह रखी है कि इससे हमारी जो परफॉर्मेंस है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की, हम उसे मेज़र कर सकते हैं। प्रॉफिट से ही हमें पता चलेगा कि हमारा बिज़नेस कैसा चल रहा है। हम क्यों ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, क्यों हम P&L बनाते हैं, ताकि हमें प्रॉफिट का पता चल पाए कि अपनी हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द फर्म। इसका मतलब है कि जो हमारा प्रॉफिट है और हमारी ग्रोथ है, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होता है। दोनों पॉजिटिव रिलेशन शो करते हैं। अगर हमारे बिज़नेस में प्रॉफिट होगा तो हमारे बिज़नेस की ग्रोथ भी होएगी, और अगर हमारे बिज़नेस के पास प्रॉफिट ही नहीं होगा तो हमारे बिज़नेस की ग्रोथ भी नहीं होएगी। थर्ड, हेल्पफुल इन फेसिंग द एडवर्स बिजनेस सिचुएशन। जो बिज़नेस होता है वो अनसर्टेन होता है, और इसी अनसर्टेनिटी की वजह से कई बार बिज़नेस में कुछ ऐसी एडवर्स सिचुएशंस आ जाती हैं, जैसे कि रिसेशन आ जाना, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाना हमारे बिज़नेस में। अगर बिज़नेस के पास प्रॉफिट होगा तभी इन एडवर्स कंडीशन को बिज़नेस ईजीली फेस कर सकता है, अदरवाइज़ वो बिज़नेस सर्वाइव ही नहीं कर सकता। फोर्थ, एफिशिएंट एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो हैं बिज़नेस के पास स्कार होते हैं, तो इन स्कार रिसोर्सेज को इस तरह से हमें यूज़ करना है, एफिशिएंटली यूज़ करना होगा जिससे कि हमारा प्रॉफिट और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो। ऐसे प्रोजेक्ट्स पे हमें अपने रिसोर्सेज को लगाना है जिससे हमारा मोर प्रॉफिट गेन हो पाए बिज़नेस को। नेक्स्ट, अब इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच की कुछ लिमिटेशंस हैं। द फर्स्ट वन इज़ इग्नोर फ्यूचर प्रॉफिट। किसी भी बिज़नेस के लिए प्रॉफिट सिर्फ एक सोल ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता बिज़नेस का। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं बिज़नेस के, जैसे कि सेल को इंक्रीज़ करना या फिर कस्टमर को सेटिस्फाई करना। अगर किसी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है सेल को इंक्रीज़ करना, वो सेल पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो उन बिज़नेस फर्म्स के लिए लोअर प्रॉफिट भी ठीक रहेगा अगर उनकी सेल्स वॉल्यूम ज़्यादा है, क्योंकि अगर सेल्स वॉल्यूम ज़्यादा होएगी तो अल्टीमेटली उन्हें प्रॉफिट तो होगा ही। नेक्स्ट, इट इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच की। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर देते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कैसे समझा जा सकता है? जैसे बिज़नेस के पास दो प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। दोनों पे बिज़नेस ने 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं। अब बिज़नेस को पता है एनालिसिस के बेस पे प्रोजेक्ट ए से जो रिटर्न मिलेगा वो हमें 2 साल बाद मिल जाएगा, उससे डबल जितना उन्होंने इन्वेस्ट करा है, मीन्स 10 लाख। और प्रोजेक्ट बी से यही सेम रिटर्न उन्हें 20 ईयर्स में मिलेगा। तो प्रोजेक्ट ए पे इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा बिज़नेस के लिए। तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट को इग्नोर करता है। थर्ड, एम्बिग्युअस। मतलब जो टर्म प्रॉफिट है उसी को ही प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया।
ये पीपल टू पीपल वेरी करता है कि वो टर्म प्रॉफिट को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। कुछ लोग प्रॉफिट को शॉर्ट टर्म के लिए मानते हैं, कुछ लोग प्रॉफिट का मतलब लॉन्ग टर्म के लिए मानते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिया जाएगा और कुछ लोगों का मानना है कि प्रॉफिट को आफ्टर टैक्स लिया जाएगा। तो जो प्रॉफिट टर्म है उसी को ही प्रॉपरली डिफ़ाइन नहीं किया गया है, तो हम इस ऑब्जेक्टिव को निकाल ही नहीं सकते। ये अप्रोच इस एंगल से गलत मानी जाती है। नेक्स्ट, इग्नोर द इफेक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। जो डिविडेंड पॉलिसी है उसी को ही हम इग्नोर कर देते हैं, उसी को ही हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। जो कंपनी है वो ज़्यादा ध्यान देती है रिटेन प्रॉफिट पे, वो डिविडेंड पे करना नहीं चाहती, क्योंकि अगर वो प्रॉफिट रिटेन करके रखेगी तभी उनका मानना है कि वो अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो ये एक लिमिटेशन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच की। ये सभी पॉइंट हमारे लिमिटेशन को बताते हैं। इसके अलावा हमारी एक दूसरी अप्रोच है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। जितनी भी लिमिटेशन हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच में रही हैं वो सभी की सभी लिमिटेशन हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच में रिमूव हो जाएंगी। तो सेकंड अप्रोच है हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। इसी अप्रोच को दूसरे नाम से बताया जाता है नेट प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। मैक्सिमाइजेशन अप्रोच में पहले तो इस वेल्थ का मतलब क्या है और ये वेल्थ किसकी है, किसकी वेल्थ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। वेल्थ का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू बेनिफिट में से अगर हम प्रेजेंट वैल्यू की कॉस्ट को डिडक्ट कर देंगे तो हमारी वेल्थ निकल आएगी। और ये वेल्थ है किसकी, ये वेल्थ है शेयर होल्डर की, जो हमारे रियल ओनर हैं बिजनेस के। शेयर होल्डर की वेल्थ की बात की गई है। अगर शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज होती है तो हमारे बिजनेस का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सकता है। इसमें हमारे दो फैक्टर्स हैं जो मेन है, पहला है रिस्क और दूसरा है रिटर्न। अगर हम इन दोनों फैक्टर्स में ट्रेड ऑफ करें, मतलब अगर हम इन दोनों फैक्टर्स में एक बैलेंस बना के चले तो हम अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच के अकॉर्डिंग बिजनेस को उन एसेट्स और उन डिसीजंस में, उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे उनका नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रहा हो, क्योंकि इससे शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज़ होगी। और अगर किसी प्रोजेक्ट से हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो हमें उन प्रोजेक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए, उन प्रोजेक्ट्स को हैंडल नहीं करना चाहिए। ये जितने भी पीछे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच में लिमिटेशंस थी वो सारी की सारी यहाँ पे कवर होती हैं। जैसे वहाँ पे लिमिटेशन थी कि वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है, लेकिन ये अप्रोच टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करती है। वहाँ पे रिस्क फैक्टर इग्नोर होता है, यहाँ पे रिस्क फैक्टर को कंसीडर किया जाता है, क्योंकि रिस्क और रिटर्न में बैलेंस बनाने से ही वेल्थ जनरेट होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंस फंक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंस फंक्शन का यहाँ पे क्या मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस डिपार्टमेंट जो होता है वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। अब ये डिपेंड करता है साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। जो बड़े साइज़ की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनका फाइनेंस फंक्शन अलग होता है, और जो स्मॉल साइज़ ऑर्गेनाइजेशन होती है उनमें फाइनेंस फंक्शन अलग होता है। अब इस चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस फंक्शन कैसे परफॉर्म होता है। सबसे पहले हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स की टीम, टॉप मैनेजमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद उसके अंडर कौन काम करता है, हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी। एमडी आगे सब डिपार्टमेंट में कैटेगराइज हो चुका है, प्रोडक्शन मैनेजर, पर्सोनल मैनेजर या एचआरएम मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर। हमें पढ़ना है फाइनेंशियल मैनेजर का काम कि फाइनेंस फंक्शन कैसे परफॉर्म होता है। तो फाइनेंशियल मैनेजर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है ट्रेजरर और एक है कंट्रोलर। ट्रेजरर का क्या काम होगा, कैश की मैनेजमेंट करना, बैंकिंग मैनेजमेंट करना, क्रेडिट मैनेजमेंट करना, एसेट्स की मैनेजमेंट करना और सिक्योरिटी की मैनेजमेंट करना। उसके बाद कंट्रोलर का क्या काम होता है, प्लानिंग एंड एनुअल बजटिंग रिपोर्ट्स तैयार करना, एनुअल रिपोर्ट, बजट्स तैयार करना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना,
कॉस्ट अकाउंटिंग पे ध्यान देना, डाटा फोरकास्टिंग करना, इंटरनल ऑडिट करना। स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसमें सारे की सारी फाइनेंशियल एक्टिविटी एक अलग से एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है जिसको बोला गया है फाइनेंस मैनेजर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं फाइनेंस कंट्रोलर या फिर फाइनेंस डायरेक्टर। अब ये एक ही पर्सन है जो इसको संभालेगा इस सारे फंक्शंस को। उसके बाद जो लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन होंगी उसमें फाइनेंस का फंक्शन संभालते हैं हमारे 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट हमारे बनेंगे और दोनों के दोनों वर्क करेंगे अंडर द सुपरविज़न ऑफ फाइनेंस मैनेजर। मतलब फाइनेंस मैनेजर होगा और उसके अंडर 2 पर्सन वर्क करेंगे, एक ट्रेजरर और दूसरा कंट्रोलर। फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजर में वो सारे के सारे फंक्शंस आएंगे जो एक स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस मैनेजर परफॉर्म करता है। सबसे पहले है प्रोक्रूटमेंट ऑफ फंड्स। प्रोक्रूटमेंट ऑफ फंड्स मतलब कि फ़ंड्स राइज कहाँ से होंगे, क्या उनका सोर्स होगा, कहाँ से सारे के सारे फंड्स आएंगे हमारे पास, क्या ये शेयर कैपिटल से आएंगे या फिर बैंक लोन से आएंगे, क्या सोर्स क्या होगा इनका जहाँ से ये फ़ंड आएंगे। सेकंड, कोऑर्डिनेशन। हर एक बिज़नेस में कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है वो भी कोऑर्डिनेशन बना के रखता है बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ ताकि वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। थर्ड, बिजनेस फॉरकास्टिंग। एक फाइनेंशियल मैनेजर को बिज़नेस को क्लोजली वॉच करने की ज़रूरत होती है कि बिज़नेस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा, उसका फाइनेंस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। कंपटीशन में चेंज आएगा, उसका फाइनेंस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी चेंज होती है, उसका भी फाइनेंस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए एक फाइनेंशियल मैनेजर को बिज़नेस को फोरकास्ट करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग। बिज़नेस के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना भी फाइनेंशियल मैनेजर का काम है कि फाइनेंस की कितनी नीड है बिज़नेस में और फाइनेंशियल प्लान कैसे बन सकता है हमारे बिज़नेस का। नेक्स्ट, कंट्रोल। फाइनेंशियल मैनेजर पहले स्टैंडर्ड्स को डिटरमाइन करता है, स्टैंडर्ड सेट करता है, फिर उसके बाद उसे एक्चुअल परफॉर्मेंस से मेज़र करता है। इस तरह से फाइनेंशियल मैनेजर फाइनेंस पे कंट्रोल रखता है अपना। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ ट्रेजरर। फंक्शन ऑफ ट्रेजरर और फंक्शन ऑफ फाइनेंस कंट्रोलर, ये दोनों के दोनों फंक्शन लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। फंक्शंस ऑफ ट्रेजरर में फर्स्ट फंक्शन है कैश मैनेजमेंट। जो ट्रेजरर होता है उसका काम होता है कि जितने भी हमारे पास कैश रिसिप्ट्स आई हैं और जितने भी कैश पेमेंट्स हुई हैं उन सबको मैनेज करना, उन सब का एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखना। सेकंड, मैनेजिंग द बैंकिंग रिलेशन। ट्रेजरर का काम है कि वो मैनेज करके रखे बैंक के रिलेशंस को, मतलब कि जितना भी डिपॉजिट हो रहा है और जितना भी विड्रॉल हो रहा है बैंक से उन सब का एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखे अपने पास। नेक्स्ट, एसेट मैनेजमेंट। एसेट मैनेजमेंट में आएगा कि एक ट्रेजरर को जितना भी एसेट्स की एक्विजिशन हो रही है या फिर डिस्पोजल हो रहा है एसेट्स का, उन सब का प्रॉपर अरेंजमेंट करके रखे, उन सब का प्रॉपर रिकॉर्ड रखे अपने पास। नेक्स्ट, प्रोटेक्टिंग द फंड्स एंड सिक्योरिटीज़। इसमें आएगा कि जो हमारी कस्टडी होएगी फंड्स और सिक्योरिटीज़ की, इसमें वो इंक्लूड होएगी। नेक्स्ट, सिक्योरिटीज़ मैनेजमेंट। सिक्योरिटीज़ मैनेजमेंट में आएगा इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड ऑफ द बिजनेस। जितना भी आइडल फंड हमारे पास है, सरप्लस फंड है, उसको हम कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे हमें मैक्सिमम रिटर्न मिले। ये काम भी ट्रेजरर का होता है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ फाइनेंस कंट्रोलर। फाइनेंस कंट्रोलर क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? सबसे पहले प्लानिंग और बजटिंग। इसमें आएगा प्रॉफिट के लिए प्लान करना, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए प्लान करना, बजट बनाना, इन्वेंट्री पे अपना कंट्रोल रखना और सेल्स को फॉरकास्ट करना। ये सारे के सारे फंक्शंस फाइनेंस कंट्रोलर परफॉर्म करता है। सेकंड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एक फाइनेंस कंट्रोलर का काम है कि वो प्रॉपर रिकॉर्ड बना के रखे फाइनेंस का, जितने भी अकाउंटिंग हमारी ट्रांजैक्शन हुई है उन सब का एक प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, कैश फ्लोज, इन सब का प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए बिजनेस में। नेक्स्ट,
कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब है कि एक ऐसा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को एस्टेब्लिश करना जो हमारे बिजनेस को सूट करे और उस पर कंट्रोल करना। नेक्स्ट, इंटरनल ऑडिटिंग। एक फाइनेंस कंट्रोलर का काम ये भी है कि वो इंटरनल ऑडिटिंग करे टाइमली और इंटरनल कंट्रोल रखे फाइनेंस पे। एनुअल रिपोर्ट्स। फाइनेंस कंट्रोलर का काम है कि वो एनुअल रिपोर्ट्स प्रिपेयर करे और बाकी ऐसी रिपोर्ट्स प्रिपेयर करे जो टॉप मैनेजमेंट को नीड हो। लास्ट, इंफॉर्मेशन टू गवर्नमेंट। फाइनेंस कंट्रोलर का काम है कि वो गवर्नमेंट को टाइमली रिपोर्ट सबमिट करे, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे जो भी नीडेड हो गवर्नमेंट। एंड दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस टॉपिक। Thanks for watching this video. If you really like, press the like button, comment down below, and don't forget to share it with your friends. Thanks.